और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहार या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था कि धुनवा का मतलब लोहे को धुनने वाले, कहते हे अरे धुनवा, तेहरे का पहाड़ा सुना तो जरा, यानी कि तेरे को तेहरे का पहाड़ा आता है नहीं है, जरा सुनाना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेहरे का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। पहाड़ हो जाने का मतलब मुसीबत हो गया था, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या था कि 13 का पहाड़ा उसे याद नहीं हो रहा था। फिर वो शुरू करता 13 कम 13, 13 दूनी 26, और फिर सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर साहब ने लगाई कि वो टूट गई। यानी कि साहब बीच में जब वो गलत सुनाता तो साहब उस पर डंडी बरसा देते। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोकी सिंह मास्टर का ये सामान्य सा नियम था, यानी उनका एक सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार जुटाना होता था। यानी जिसको सजा मिल रही है वही अपने लिए हथियार तोड़ के मतलब ढूंढ कर लाएगा, अर्थात लकड़ी वही तोड़ कर लाएगा। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर जी को संतोष में ध्यान में रखे। यानी कि बलि का बकरा वो मर रहा है, लेकिन मास्टर जी का भी उसे ध्यान था कि अगर मास्टर जी संतुष्ट नहीं हुए तो वो मुझे फिर भगाएंगे या फिर मारेंगे। संतोष को ध्यान में रखकर वह टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो, अर्थात डंडी ढूंढ रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या उसके मन में ये डर बैठ गया हो कि पूरे दिन घोटा लगाने के बाद भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी यानी कि 13 के तीसरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते वह फिर से लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैंत अर्थात संटी या डंडी का प्रयोग ना करके जबान का चाबुक चलाया, अर्थात तीखी जबान उन्होंने चलाई, अर्थात तीखी बात उन्होंने कही कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगे, अर्थात तू तो लोहार का पुत्र है तो सारा दिन लोहे का ही काम करता है, तेरे दिमाग में लोहा ही भरा रहता है, ठीक है, तो तेरे अंदर विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। अपने थैले में से उन्होंने 4-5 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। किताब की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता में भी नहीं था। यानी किताबों की विद्या पढ़ाने का सामर्थ्य, पढ़ाने की गुंजाइश धनराम के पिता की भी नहीं थी, क्योंकि वो लोहार का पुत्र था और लोहार के पुत्र होने के कारण उनकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सके। इसलिए कहते सच ही कहा है मास्टर जी, सच कहते हैं कि ना तो मैं विद्या पढ़ पाऊंगा और ना ही मेरे पिताजी इसके लायक हैं। धनराम हाथ पैर चलाने लायक जब हुआ ही था तो बाप ने अर्थात उसके पिता ने उसे धोकनी फूकने या सान लगाने का काम, सान का मतलब होता है जैसे आप लोहार के वहां जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर लोहे को गर्म करने के लिए हवा भरी जाती है, एक धोकनी चलाई जाती है और उस पर क्या है निशाना लगाया जाता है और उस पर चोट की जाती है। लगाने के लिए कामों में उलझाना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धोकनी फूकने या सान लगाने का काम उलझाना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। बस फर्क इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोकी सिंह अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट देते थे, यानी कि जब वो घन चलाने का काम सीखता था तो मास्टर जी में इतना तो अंतर था कि मास्टर जी छूट दे देते थे अपनी पसंद की डंडी लाने की, लेकिन गंगाराम इसका चुनाव खुद करता था। लेकिन गंगाराम उसके पिता का नाम है धनराम के, तो धनराम के जो पिता गंगाराम थे वो धोकनी चलाने में अगर गलती करता तो वो चुनाव स्वयं करते थे, अर्थात डंडी की छूट जो है वो धनराम को नहीं देते थे, खुद ही डंडी सिलेक्ट करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़ बैंत हत्था जो भी हाथ में आता उसी से उसको प्रसाद देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, अर्थात गंगाराम की मौत हो गई और धनराम ने सहज भाव से यानी बिना विरोध किए ही उनकी विरासत संभाल लिया, अर्थात लोहार का काम संभाल लिया। आसपास के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि कब गंगाराम की आफर धनराम की आफर कहलाने लगे थे, यानी कि कब गंगाराम से धनराम की आफर बन गई थी, अर्थात वो धनराम ने पूरा काम संभाल लिया था। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।